आमिर इलियास राणा साहब, सर अवैध साहब का कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन अब बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर फ्री हैंड इस मौके पे दे भी दिया जाए, जबकि मुझे दूर दूर तक कोई असद उमर पार्टी ही छोड़ गए, आमिर कियानी जो है पार्टी ही छोड़ गए, आज अली नवाज इवान पार्टी ही छोड़ गए, तो क्या 9 वारदों से भी पार्टी जीत सकती है, इंपैक्ट बना सकती है, या 2002 वाला हाल होगा जो नून लीग का हुआ था इलेक्शन में? मैं तो समझा था कि आज आप तीनों के दरमियान में मैं खामोश मुबस्सर के तौर पे बुलाया गया हूँ सर। मैं तो शुरू आपसे किया था आमिर भाई, एंजॉय हमारी मोहब्बत को समझते नहीं बस। स्टार्ट करके जहां आपने रोका वहीं से हम रुक गए और कोई बहस नहीं की आपसे, इसलिए कह रहा हूं। अभी 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। देखें, वो जो शॉर्ट टाइम की बात की ना अहमद अवैस साहब ने, कि काश हमारे सियासतदान, हमारे फ़ौजी हुक्मरान, हमारे फ़ौज के लोग और हमारे अदलिया ये समझ ले कि सब ने जाना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल ज़ियाउल हक हों, जनरल बाजवा हों, कौन आया और कौन नहीं गया मुझे ये बता दें। नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर भुट्टो आई गई, चले गए, आए, कई दफ़ा आके चले गए। क्या हमने सबक सीखा? अहमद अवैस साहब जो सबक पढ़ा रहे हैं, क्या इन्होंने 3.5 साल में मॉडल टाउन केस में अपने उस कज़न का हक अदा किया जो नाराज़ हुआ और उसने कहा कि सारों को पोस्टिंग दे दी आपने? क्योंकि वो प्लान भी तो किसी का था ना, वो भी कभी खुल जाएगा। ये जो प्लान आज ढूंढ रहे हैं ना कि कभी ये खुलेगा, तो उसका भी राज खुलेगा। वो ब्रेक आपने बेशक जज साहब की रिपोर्ट की थी, वो आपका बतौर साफ़ी हक है, लेकिन वो मामला कैसे हुआ था उसके ऊपर बहुत ज़ुबानें खामोश हैं। वो कभी खुलेंगी, वो भी आएंगी, क्योंकि ये इनका काम था। ये सज़ाएं दिलवाते उनको जिनके साथ बैठ के कफन चढ़ा के पार्लियामेंट के अंदर भी दफना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें चढ़ा रहे थे, पीटीवी पे हमला कर रहे थे। जो जमहूरियत के सितारे हैं ना, इन्होंने 9 मई को जो कुछ किया था, आप और हम नहीं जानते। अरशद मलिक साहब जो जज साहब थे, उनके लिए चीफ जस्टिस उस वक्त के वो जो थे खोसा साहब, उन्होंने क्या लिखा कि अपील में फैसला करना है। यानी एक शख्स को सजा हो रही है, उसे वो मान रहा है कि मुझसे जबरदस्ती सजा डिस्क्वालीफाई हो रहा है जज, लेकिन जिस तरह आज ये सब इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उस वक्त उस जज और उस मुलजिम के लिए हक नहीं था कि उसको इंसाफ दिया जाता। वो चीफ जस्टिस के हाथ नहीं कांपे जब वो ऑर्डर लिख रहे थे कि जब अपील आएगी तब सुनना। क्यों? वो जब लिख रहे थे कि ये सिसिल माफिया है, ये फलाना है, ये जजेस कैसे भर्ती होते हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, ये क्यों पर्ची पे आते हैं? ये एडवोकेट्स क्यों नहीं खड़े होते अहमद अवैस जैसे बेहतरीन वकला कि हमें पर्ची पे नहीं जज बनना, हमें वकील बनाने, जज बनाने से पहले पूछे लोगों से कि हमारा क्या करैक्टर था। ये क्यों पर्चियों पे आते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर ये फैसले नहीं करते, फिर ये दबाव में आते हैं? ये कोई तरीक़ाकार है? इस मुल्क में आप चपरासी नहीं भर्ती होने देते इश्तिहार के बगैर, और आप जज लगा देते हैं अपनी मर्जी से। अवैस साहब मेरे हाल से कह रहे हैं कि हम तो इसलिए जज बने नहीं। आपने ठीक करना है ना। नहीं, मैंने आपका नाम लिया है, कभी आपने लिखा है कि ये जज इस तरह नहीं होने चाहिए? एडवोकेट जनरल के तौर पे आपने लिखा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि सिविल जजों की भर्ती जो है क्यों ख्वाजा शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से वापस कराई थी? एक बड़े अहम जज थे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों नहीं जाती? ठीक है, अपने आप ही सारे जज इम्तिहान में भी लेते हैं, पास भी खुद करें। ये सब चीजें पब्लिक को नहीं चाहिए। आज काजी फाइल से मेरा ये मुतालबा होगा, सुनेंगे तो आपको बताऊंगा कि मैंने क्या कुछ कहा है। कीजिए, आपको कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा अगर आप जजेस की भर्ती को शफाफ कर देंगे। हमारा सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि सबसे पहले फौजियों के साथ जाके मिल जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम न सिर्फ 3 साल हुकूमत करो बल्कि तुम आइन में भी तरमीम कर दो। इफ्तिखार चौधरी सारे वकला उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये कोई बात है? क्यों नहीं वकला कहते कि जी हम आपके सामने पेश ही नहीं होंगे, आपने क्या फैसला दिया है? कैसे कोई हुक्मरानी ऐसे कर सकेगा? सर पॉइंट आ गया आपका। आपको ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ठीक सर। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या गजब की गुफ्तगू की अवैस साहब और आमिर इलियास राणा साहब ने, और आप उससे मुस्कुरा रहे थे। वैसे शेर तो ये, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट से बनता है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या चक्कर है जो चला रहे हो इलेक्शन को लेके मुसद्दिक साहब? इससे पहले मुसद्दिक साहब को सुने, एक मिनट, इससे पहले मुसद्दिक साहब को सुने, सिर्फ एक सेंटेंस मैंने जो ये अभी बात कर रहे थे ना, इसके जवाब में एक मैंने ओपन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिजाइड कर रहे थे और मैंने एक सेंटेंस कहा था और वो कह के मैं छोड़ा था, रोस्टम छोड़ के आया था, और वो ये था कि वी ऑल स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट वी नेवर वांटेड जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ जस्टिस। ये मैंने ओपन कहा था। वाह वाह सर, कमाल हो गया। मुसद्दिक साहब क्या चक्कर है जनाब? क्यों आपने तंग किया हुआ है अवैस साहब जैसे शरीफ लोगों को यार? क्यों उनको इलेक्शन में बराबर खेल का मौका नहीं दे रहे? क्यों आप, ठीक है आप कह रहे हैं कि 1,30,000 का क्राउड जो है अहमदाबाद वाला, वो अवैस साहब कह रहे हैं हमारे साथ है, आप अकेले विकेट में खड़े हुए, उनकी टीम को नहीं उतरने दे रहे ऑस्ट्रेलिया की। क्यों आप नरेंद्र मोदी का रोल प्ले कर रहे हैं इधर भाई?
क्या मसला क्या है यार? नहीं, पहले तो मैं अहमद अवैस साहब ने जो गुफ्तार की है उसके ऊपर उनकी ज़रा नवाजी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन देखें, बात ये है कि अहमद अवैस साहब ने आइन का जिक्र किया और जिक्र किया कि वो एक डिक्टेटर ने कहा था कि आइन क्या है, कुछ कागज़ों का टुकड़ा है। तो उनका रेफरेंडम तो इमरान खान साहब लीड कर रहे थे भाई, उस वक्त आइन की पासदारी कर रहे थे। नहीं जब झंडा उठा के जिस शख्स ने ये कहा था कि आइन क्या चीज होती, कागज का टुकड़ा है, उस दिन जब निकले थे घर से झंडा लेकर रेफरेंडम करने, शरफ साहब का नाम एज रेफरेंस दे रहे हैं। अरे इजाजत, अहमद अवैस साहब इजाजत तो दे दे, अभी तो मैंने बात शुरू की। जी मुसद्दिक साहब क्लियर, अभी तो मैंने बात सिर्फ शुरू की, इजाजत तो दे दे। मुसद्दिक साहब जल्दी कर दिया करें आप, आपसे मैं घड़ी भर की, आप हंसते रहते हैं फिर टाइम निकल जाता है। जी अच्छा साहब, उसके बाद अगर आप तारीख पढ़ते हैं, वकला तो बहुत तारीख पढ़ते हैं, तो आपको थर्ड गाइश का तो पता है ना, जो हिटलर ने कहा था। जी जी, उसने नया जर्मनी बनाने के लिए थर्ड गाइश शुरू की थी। उसमें क्या हुआ, उस थर्ड गाइश के अंदर उन्होंने कहा कि हम नया जर्मनी बनाएंगे। आपने नया पाकिस्तान बना लिया। उसने कहा कि मेरी ऑपोजिशन जो है वो सब गद्दार हैं, इनसे वोट का हक छीन लिया जाए। आपने क्या किया, आपने असेंबलियों के अंदर बैठ के हमें गद्दार कहा और हमसे वोटिंग का हक छीन लिया और कहा कि ये वाली पूरी साइड वोट नहीं कर सकती। तो कौन से मुल्क के आइन के तहत आप ये कह रहे थे कि हिटलर की तरह आप खड़े हो गए कि ये सब गद्दार हैं जो मेरी ऑपोजिशन है और इनको वोट का हक नहीं? मैं भी वही था। कौन से मुल्क का आइन था जिसके तहत आप ये चला रहे थे? जब आपने हेरोइन डाली लोगों के ऊपर 20-20, 25-25 किलो और 2-2 साल, 2.5 साल ख्वाजा साद रफ़ीक को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, उनके साहबजादे को, जब सारों को जेल में, कोई बचा, कोई एक लीडर छोड़ा आपने? पहले आप ऐलान करते थे, पहले खान साहब कहते थे मैं इसको मुंह से पकड़ के मौत की काल कोठरी में लेके जाऊंगा। ये कौन सा मुल्क इजाज़त देता है वज़ीर आज़म को कि वो नारा मारे कि मैं फलां तारीख को मुंह से पकड़ूंगा और मौत की काल कोठरी में ले जाऊंगा, और फिर हेरोइन डाल के मौत की काल कोठरी में ले जाएं? तो आइन ज़रा एहतियात कीजिए। ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है और आज आप आइन कर रहे हैं। खुदारा उस दिन भी आइन कर लिया होता। मैं तो आज भी आपको कह रहा हूं कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। आपको हक होना चाहिए इलेक्शन में कैंपेन करने का, मासिवा उन लोगों के जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या मई के जो फौज के अंदर। अगर आपकी बात कंप्लीट होगी तो मैं एक ब्रेक ले सकता हूं मुसद्दिक साहब, क्योंकि आपकी तो जवाबा गजल माशाल्लाह अवैस साहब भी एंजॉय कर रहे हैं और इसका जवाब वो देंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अवैस साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि एक फर्द वाहिद जो होता है वो इदारे से बुलंद नहीं होता। ऑब्वियसली मुझे पता है ये आर्मी चीफ के इदारे के मुतालिक उन्होंने बात की है।